गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार के बारे में कल पढ़ा था हम लोगों ने, तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। ये आपकी 12वीं क्लास की एनसीईआरटी ये चैप्टर 5 है। इसमें आपका सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, जिसमें कि 5.2 जाति और जनजाति, दो व्यवस्थाएं जो विषमता को कायम रखती हैं एवं न्याय संगत सिद्ध करती हैं। इसके अंतर्गत जाति के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि जाति कैसे एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। तो शुरू करते हैं आज हम लोग। ये 12वीं क्लास की एनसीईआरटी है, तो इसी क्रम में हम लोग समाजशास्त्र के बारे में धीरे धीरे आगे जो भी आपकी बुक में दिया गया है चर्चा करेंगे। जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था, यहाँ पे हम दो व्यवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। पहली तो जाति व्यवस्था है और दूसरी जनजाति के बारे में दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था भी अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये दोनों ही सामाजिक संस्थाएं हैं। संस्था के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जाति व्यवस्था जो है भारतीय समाज की एक विशिष्ट संस्था है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे भारतीय समाज में जाति जिस स्वरूप में पाई जाती है और जिस तरीके से जाति जो है समाज में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराती है, ऐसा प्रायः किसी दूसरे समाज में देखने को नहीं मिलता है। हमारे भारतीय समाज में जाति की पकड़ जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इसको विशिष्ट हम इस अर्थों में भी कहते हैं कि जाति, जैसा कि हम देखते हैं चाहे जाति हो या जनजाति हो, तो इन व्यवस्थाओं में विषमता देखने को मिलती है। तो जातियां जो है इसमें जो भी विषमता है वह न्याय संगत और इस भेदभाव को या जाति के अंतर्गत जो भी असमानता है, विषमता है, उसको कायम रखने का प्रयास करती है। और इतना ही नहीं, कायम ही रखने का प्रयास नहीं करती है बल्कि उसे न्याय संगत अर्थात सही सिद्ध करने का भी प्रयास करती है। अर्थात हम लोग अक्सर सुनते आते हैं कि जाति में जो है उच्च जाति के लोगों द्वारा निम्न जाति के लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है। जाति व्यवस्था एक स्तरीकृत सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती है, जिसमें कि उच्चता एवं निम्नता के आधार पर जातियों का विभाजन होता है। उच्च जातियां प्रायः ऊंचे पायदान पर और निम्न जातियां क्रमशः नीचे आती जाती हैं। और उच्च जाति के लोगों को कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं, जिनके माध्यम से ये अन्य निम्न जातियों के साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जाहिर सी बात है कि हम अक्सर ये देखते हैं कि जो उच्च जातियां हैं वो निम्न जातियों के साथ जो है भेदभावपूर्ण व्यवहार करती हैं। अब ये भेदभावपूर्ण व्यवहार क्या है? आप किसे भेदभावपूर्ण व्यवहार कहेंगे? तो जाहिर सी बात है कि हम लोग हमेशा ये चीज़ें सुनते रहते हैं, तो थोड़ा सा इन शब्दों पे हमको ध्यान देना चाहिए और उनके अर्थों को भी जानने का प्रयास करना चाहिए। तो भेदभावपूर्ण व्यवहार के अंतर्गत शामिल है कि आप किसी के ऊपर जो है अपमानजनक टिप्पणी करो, आप उसका अपमान करो और उसको समूह या समाज से अलग रखो। जैसे कि उसके साथ बात करना, खाना पीना, उसके साथ में सफ़र करना, उसके साथ में एक जगह उठना बैठना, ये सारी चीज़ें जो है आप कहीं ना कहीं मना करते हो, उसको अपने से दूर रखने का प्रयास करते हो। यानी कि आप अपने समूह से, अपने समाज से उसका बहिष्कार एक तरीके से करते हो, उसे अलग रखना चाहते हो, तथा आप किसी भी तरीके से उस व्यक्ति का शोषण कर रहे हो, उस समूह का शोषण कर रहे हो। शोषण आप इस अर्थ में भी समझ सकते हैं, चाहे आप उसका आर्थिक शोषण करें, मानसिक शोषण करें या सामाजिक रूप से उसे यंत्रणा प्रताड़ना आदि दें।
तो इस तरीके से आप उसका शोषण करते हैं। तो भेदभाव के ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों के साथ परंपरागत रूप से भेदभाव होता आया है। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो जाति व्यवस्था जो है व्यक्तियों को उनके व्यवसाय तथा परिस्थिति शब्द आप लोग जब भी समाजशास्त्र में देखेंगे बार बार आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो परिस्थिति का मतलब होता है यहाँ पे एक सामाजिक स्थिति की बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का समाज में क्या स्टेटस है, उसको क्या स्थिति प्राप्त है। तो हम ये देखते हैं कि जाति व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से व्यवसाय तथा परिस्थिति के आधार पर वर्गीकरण करती है और प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जाति व्यवस्था का आधार जन्म होता है, यानी कि व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वही उसकी जाति हो जाती है और जीवन भर वह उसको चाहते हुए भी बदल नहीं सकता है। तो इसी तरीके से जाति के साथ साथ व्यक्ति उस व्यवसाय में भी जन्म लेता है, क्योंकि जिस जाति में व्यक्ति जन्म लेता है, यहाँ पे कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति जाति के साथ साथ एक निश्चित व्यवसाय में भी जन्म लेता था। अर्थात उसकी जाति का जो व्यवसाय होता था वही व्यवसाय भी उस व्यक्ति को जीवन भर अपनाना पड़ता था, यानी कि उसी व्यवसाय को चलाना पड़ता था, उसी में काम करना पड़ता था। अर्थात उसके पास जिस तरह वह अपनी जाति नहीं बदल सकता था, उसी तरीके से अपना व्यवसाय बदलने का भी उसके पास कोई विकल्प या अधिकार नहीं था। अब इसके साथ साथ और यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक जाति का जो है उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी परिस्थिति के अनुसार जो है स्तरीकरण की व्यवस्था में एक निश्चित स्थान होता था। जैसा कि हमने पहले बताया कि स्तरीकरण जो है समाज में एक सामूहिक असमानता के आधार पर उच्चता एवं निम्नता का विभाजन है। तो इसी के अनुसार प्रत्येक जाति का समाज में एक निश्चित स्थान होता था कि कौन सी जाति उच्च स्थान पे है, कौन मध्यम पे है, कौन निम्न पर है, कौन उससे भी ज़्यादा सबसे निकृष्ट स्तर पर है। अतः हम ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जो सामाजिक परिस्थिति थी वह व्यवसायों के अनुसार भी निर्धारित या निश्चित होती थी। अब देखा जाए तो धर्म ग्रंथों में जो है सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति को अलग रखने की बात थी। यानी कि वहाँ पे अगर हम धार्मिक रूप से ये देखते हैं, जैसे हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो कुछ आप मनुस्मृति की बात कर लीजिए, इस तरीके से कुछ ग्रंथों की बात कर लीजिए जिसमें कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को अलग अलग रखने का विधान था। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि ये जो स्तरीकरण की व्यवस्था थी जिसमें कि ब्राह्मण सबसे उच्च पायदान पर थे। यहाँ पे एक चीज़ जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की बात कर रहे हैं तो ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हैं, और यही वर्ण व्यवस्था कालांतर में आगे चलकर जाति व्यवस्था में रूपांतरित हो गई या परिवर्तित हो गई। तो जो ब्राह्मण वर्ण था तो उससे जिन जातियों का विकास हुआ उन्हें हम ब्राह्मण जातियाँ कहते हैं, और क्षत्रिय वर्ण से जिन जातियों का विकास हुआ वो क्षत्रिय जातियाँ कही जाती हैं। तो यहाँ पे देखने वाली महत्वपूर्ण बात ये समझने वाली है कि अगर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र का प्रयोग करते हैं तो हम वर्ण व्यवस्था के संदर्भों में यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था से विकसित हुई जातियों के संदर्भ में कर रहे हैं। जैसे अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्राह्मण जातियाँ थी या ऊंची जातियाँ थी जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, उनको जाति व्यवस्था में जो है अगर देखा जाए तो पारंपरिक रूप से, परंपरागत रूप से धन संचय की अनुमति नहीं थी। जबकि ब्राह्मण का काम क्या था
कि वो वेदों का अध्ययन करें, पूजा पाठ करें, कर्मकांड करें और लोगों को ज्ञान दें, शिक्षा दें। यानी कि उनके पास कर्मकांडी अधिकार था। शुचिता एवं प्रदूषण की अवधारणा पर आधारित था कि ब्राह्मण जातियां जो होती थी वो पवित्र मानी जाती थी और ये कर्मकांडी अधिकार भी पवित्र होते थे और उनको धन संचय करने की अनुमति नहीं थी, बल्कि वो पूजा पाठ कर्मकांड वगैरह कराना उनका अधिकार होता था। और इस मामले में आप कह लो कि वो सबसे उच्च तो थे ही। अब दूसरी तरफ आते हैं जो क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रियों के पास क्या था कि अपने राज्य, समाज और देश की सुरक्षा का दायित्व था। वो शक्तिशाली कहे जाते थे, मजबूत माने जाते थे, तो रक्षा का दायित्व उनके ऊपर होता था, यानी कि वो शक्ति के स्वामी होते थे। अब इस मामले में अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों की आर्थिक परिस्थिति जो होती थी वो निम्न होती थी, बावजूद इसके उनके सामाजिक परिस्थिति उच्च होती थी। अब यहाँ पे क्षत्रिय जो थे वो शक्तिशाली थे, मजबूत थे, तो उनकी जो है परिस्थिति शक्ति के मामले में, इस मामले में जो है वो ब्राह्मणों से भी उच्च होती थी। कहीं न कहीं ब्राह्मणों को भी उनकी शक्ति को स्वीकार करना पड़ता था, उसे मानना पड़ता था। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस तरीके से जैसे कि ब्राह्मण जातियाँ जो है वो आनुष्ठानिक रूप से सबसे उच्च हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस शक्ति के मामले में जो है क्षत्रियों से भी निम्न होती हैं। तो यहाँ पे यही बताने का प्रयास किया गया है कि आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति को जो है वो कहीं ना कहीं अलग रखने का प्रयास किया गया था। वास्तव में अगर ऐतिहासिक रूप से हम देखते हैं तो सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति जो है एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। अगर आप किसी भी समाज में देखें, अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है, बावजूद इसके अगर वह मध्यम या निम्न जाति में भी है, तब भी कहीं ना कहीं उसे सामाजिक स्थिति, उसकी सामाजिक परिस्थिति को, समाज में उसके सम्मान को लोगों द्वारा प्रायः स्वीकार किया जाने लगा है और ज़्यादातर उसका विरोध नहीं किया जाता है। तो ऐसा देखने में आता है कि सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति जो है एक दूसरे के अनुरूप होती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि परंपरागत रूप से प्रायः ऐसा देखा गया है कि सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति में घनिष्ठ संबंध था। अर्थात जो उच्च जातियाँ थी, उच्च जातीय आप कह लो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, प्रायः जो उच्च जातियाँ थीं वो निर्विवाद रूप से उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होती थी। आर्थिक परिस्थिति अच्छी होने का मतलब है कि वो प्रायः संपन्न होते थे, भूस्वामी होते थे, भूमि के मालिक होते थे, यानी कई कई बीघे उनके पास खेतियाँ होती थीं। तो इस तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति जो है काफ़ी अच्छी होती थी। और जो निम्न जातियाँ होती थीं, सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता था कि वो उनके पास ना तो खेती करने के लिए भूमि होती थी, वो सामान्य रूप से उच्च जातियों के यहाँ मजदूरों के रूप में काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो उनके घर पर मजदूरी करते हों, चाहे उनके खेतों में मजदूरी करते हों, चाहे उनके लिए परंपरागत रूप से बेगार वगैरह करते हों, कुछ भी हों, तो उनकी आर्थिक परिस्थिति निम्न थी। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम प्रायः ऐसा देखते हैं कि जो उच्च जातियाँ हैं वो उच्च आर्थिक परिस्थिति को धारण करती थी और निम्न जातियाँ निम्न आर्थिक परिस्थिति को धारण करती थी। ये परंपरागत रूप से ऐसा होता था। समय के साथ चीज़ों में परिवर्तन होता है और इन चीज़ों में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसा कि आप देखेंगे कि 19वीं सदी में जाति तथा व्यवसाय के बीच में जो संबंध थे उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो 19वीं सदी में हम देखते हैं कि जाति तथा व्यवसाय के बीच में जो संबंध हुआ करते थे उसमें काफ़ी जो है आप कह लो कि लचीलापन आ गया, उनके संबंध काफ़ी ढीले हो गए। संबंध ढीले होने का मतलब ये है कि
अब परंपरागत रूप से जिस तरीके से जाति आधारित व्यवसाय हुआ करते थे उसमें कमी देखने को मिल रही है। आज जो है व्यक्ति के पास जो है पहले की तुलना में काफ़ी अधिक विकल्प उपलब्ध हैं, यानी कि अब वह अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपने व्यवसाय का चयन कर सकता है। पहले की तरह उसमें इतना ज़्यादा कठोरता नहीं रह गई है, अर्थात वह अपनी मन मर्जी जिस भी व्यवसाय को अपनाना चाहे, जिसमें उसकी रुचि हो, वह कर सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आप देखेंगे कि आज के मतलब 70-80 साल 100 साल पहले की तुलना में जाति तथा आर्थिक स्थिति के मध्य जो कम संबंध थे उसमें भी कमी होती हुई दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब ये था कि जैसे अभी हमने आपको थोड़ा सा पहले ये बताया कि परंपरागत रूप से प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जो उच्च जातियां हैं वो उच्च आर्थिक परिस्थिति को धारण करती थी और निम्न जातियां निम्न आर्थिक परिस्थिति को धारण करती थी। लेकिन इन चीज़ों में भी अब परिवर्तन देखने में आ रहा है, अर्थात आज जो है आप ऐसा देखेंगे कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, ऐसे लोग प्रत्येक जाति में पाए जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं है कि आज जो है उच्च जाति के लोग गरीब हो गए हैं और मध्यम या निम्न जाति के लोग अमीर हो गए हैं, ऐसा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। यहाँ पे भी आज भी प्रायः देखने में आता है कि उच्च जाति के लोगों की आर्थिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति निश्चित रूप से आज भी उच्च है, निम्न जाति के लोगों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति आज भी निम्न है। बस फर्क प्रतिशत का आया है। जहाँ पे हम पहले यह स्थिति 90-95% देखते थे कि जिसकी आर्थिक स्थिति उच्च होती थी वो उच्च जाति का होता था और जिसकी आर्थिक स्थिति निम्न होती थी, ऐसे आप इसको अलग तरीके से कहें कि निम्न जाति के लोगों की आर्थिक परिस्थिति निम्न होती थी और उच्च जाति के लोगों की आर्थिक परिस्थिति उच्च होती थी। तो इसमें परिवर्तन आया है, प्रतिशत का परिवर्तन आया है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पहले यह प्रतिशत 90-95 के आसपास हुआ करता था, आज आप ऐसा मान सकते हैं कि ये 65-70 के आसपास है। यानी कि आज भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर उच्च जातियों की आर्थिक परिस्थिति ही अच्छी है और उनकी सामाजिक परिस्थिति भी अच्छी है और निम्न जातियों की स्थिति में भी परिवर्तन तो निश्चित रूप से हुआ है, परिवर्तन से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन तुलनात्मक रूप से हम देखें तो आज भी वो उच्च जाति की तुलना में निम्न आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति को ही धारण करती हुई दिखाई पड़ती है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो जाति व्यवस्था में जो कठोरता थी उसमें भी जो है थोड़ा थोड़ा कमी आती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी कि आप देखेंगे कि समान सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाली जातियों के बीच का फासला जो है कम हुआ है, परंतु विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के बीच जाति अंतर अभी भी बना हुआ है। यानी कि जाति जो है अभी भी समाज में अपनी स्थिति को दर्शाए हुए है, वो भी आर्थिक और सामाजिक चीज़ों को शामिल करते हुए। जैसा कि हमने अभी पहले बताया कि उच्च जातियों का आज भी जो है समाज में आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति उच्च है, यानी कि आज भी उच्च जातियों का बाहुल्य पाया जाता है। परिवर्तन जाहिर सी बात है कि समाज में हमेशा परिवर्तन होता रहा है और निश्चित रूप से होना भी चाहिए। परिवर्तन के द्वारा ही समाज की निरंतरता बनी रहती है। लेकिन अगर देखा जाए तो व्यापक स्तर पर ये परिवर्तन नहीं हुआ है। कहीं न कहीं अभी भी लोगों की सोच या मानसिक स्थिति में इस स्तर का परिवर्तन नहीं हुआ है कि जिसको हम एक क्रांतिकारी परिवर्तन कह सकें, या हम ये कह सकें कि जाति व्यवस्था जो है अपनी पतन की तरफ जा रही है। आज भी समाज के जो साधन संपन्न वर्ग हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन लोग हैं, वो प्रायः उच्च जातियों के लोग ही हैं। जैसे कहने का अभिप्राय यह है कि हमने परंपरागत रूप से यह भी देखा कि जो भी
सरकार की नीतियाँ आई, सरकार ने सामाजिक विकास के लिए जो भी प्रयास किए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या तकनीकी के क्षेत्र में हो, तो प्रायः इसका लाभ जो है उच्च जातियों के लोगों द्वारा मुख्य रूप से उठाया गया। और विकास के क्रम में उन्होंने शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया और उसको ग्रहण किया, तकनीकी ज्ञान को लिया। और इस प्रकार जब भी सरकार ने कहीं भी रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए, तो इन उच्च जाति के लोगों ने अपनी उपस्थिति को बढ़ चढ़कर वहाँ पे दर्ज किया। तो उसी का परिणाम है कि हम आज भी देखते हैं कि चाहे बड़ी बड़ी बिजनेस हों, चाहे आप कह सकते हैं कि सरकारी नौकरियां हों, उच्च पदों पर आज भी आप उच्च जातियों के लोगों को ही सबसे ज़्यादा संख्या में काबिज देखते हैं। और जो वंचित हैं, जो निम्न आर्थिक स्थिति वाले लोग हैं, वो कहीं न कहीं आज भी जो है इनकी उपस्थिति आप कह लीजिए, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, चाहे मतलब इस स्तर का कोई भी आप ख्याति प्राप्त पद हो, आप कहीं भी देखेंगे तो उनकी जो संख्या आपको बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। आरक्षण की नीति के तहत जो है इनको कुछ लाभ अवश्य मिला है, लेकिन फिर भी अभी भी इनकी संख्या आपको कम ही देखने को मिलती है। अर्थात अगर आप दोनों की तुलना करते हैं कि जो भी इस तरीके के पद हैं, तो वो ज़्यादातर अभी भी आज भी उच्च जाति के लोगों के पास ही हैं। यहाँ पे मध्यम जाति का वर्ग में थोड़ा सा प्रभाव बढ़ा है, उनकी संख्या में थोड़ी सी वृद्धि ज़रूर देखने को मिलती है, लेकिन निम्न जातियों का अनुपात आज भी प्रायः कम देखने में आता है। अब होता क्या है कि समाज में जो भी सामाजिक विसंगतियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, या कुछ ऐसी जो भी प्रथाएं परंपराएं हैं जो समाज के लिए अच्छी नहीं समझी जाती हैं, अनुकूल नहीं हैं, तो उनमें परिवर्तन जो है हमेशा से होता आया है। और उनके लिए समय समय पर लोगों ने, समाज सुधारकों ने आवाज़ भी उठाई है और उसमें बदलाव का प्रयास भी किया है, उसके लिए आंदोलन भी किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि चाहे जाति व्यवस्था हो, चाहे सती प्रथा हो, विधवा पुनर्विवाह की बात हो, चाहे स्त्रियों की शिक्षा को लेके हो, चाहे धर्म के अंदर जो भी विसंगतियाँ और रूढ़ियाँ व्याप्त थी उनको दूर करने की बात हो, तो हमेशा जो है धर्म समाज सुधारकों ने इसके लिए प्रयास किए हैं। तो जाति व्यवस्था पर भी अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की गई है। स्वतंत्र भारत में हमने देखा कि जो सरकारें आई, उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में जाति व्यवस्था को इसके प्रश्रय पर, इसके बढ़ाने पर जो है अंकुश मतलब रोक लगाने का प्रयास किया है। लेकिन ये प्रयास जो है वो पर्याप्त नहीं है। बावजूद इसके भी हम देखते हैं कि इन सरकारी प्रयत्नों के बावजूद भी आज भी जो है जाति हमारे समाज में अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज कर रही है और कहीं न कहीं सामाजिक व्यवस्था को चलाने में, बनाए रखने में आज भी अपना वो महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह देखने में आती है कि जाति का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कमोबेश ज़्यादा ही दिखाई पड़ता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसका प्रभाव काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन प्रायः जब भी ज़रूरत पड़ती है तो जाति अपना स्वरूप बदलकर हमारे सामने दिखाई पड़ती है। आज भी लोग शादी ब्याह के अवसर पर जो है निश्चित रूप से अपनी जाति के लोगों को ही प्राथमिकता देना पसंद करते हैं। ये अलग बात है कि व्यवसाय के आधार पर लोग किसी भी व्यवसाय का चयन कर लेते हैं, लेकिन अगर जाति को भी वो कहीं दरकिनार करना करते हैं, तब भी वो अपनी आर्थिक परिस्थिति के अनुसार ही अन्य चीज़ों को प्राथमिकता देते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आगे हम लोग अगले वीडियो में अस्पृश्यता के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।